देश में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पहली बार मुंबई में 100 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल। मुंबई में आज पेट्रोल 100 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर। हरियाणा में ब्लैक फंगस से गहराया संकट। 24 घंटों में 18 की मौत तो 133 नए पीड़ितों की हुई पुष्टि। राज्य में 756 पहुंची कुल संख्या। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 28 लोगों की गई जान। कईयों की हालात नाजुक। तस्करी रैकेट में मुख्य आरोपी समेत 5 गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। और वाराणसी में आफत के समय आई एक अच्छी खबर सामने। कल प्रदूषण रहित शहरों में नंबर 1 पर रहा वाराणसी। प्रदूषण में आई भारी कमी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ सादमत्रा। बुलेटिन गाज बड़ी खबर और अहम खबर के साथ करेंगे। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। और अगर डीजल की बात करें तो डीजल की कीमत 28 से 30 पैसे, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 25 से 26 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। पहली बार मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंची है। और बता दें आपको कि मुंबई में आज पेट्रोल की कीमतें 100.19 रुपए है, जबकि डीजल की कीमतों की बात करें तो 92.17 रुपए प्रति लीटर है। और इसी के अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल का दाम 93.94 रुपए है, और जबकि डीजल का दाम 84.89 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बता दें आपको, प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है और सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। और ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। और इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। और अगर बात करें डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। तो यहाँ पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ जाती है। तो लगातार पेट्रोल डीजल देखो, भाव तो बढ़ गया है। सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट है ना बहुत सारे लोगों पे होने वाला है। जैसे एक तो लॉकडाउन है, लोगों के पास अभी नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, उसमें से भाव बढ़ रहा है। तो ये भाव का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली फूड्स के ऊपर या जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ का भाव बढ़ने वाला है। तो लोगों को बहुत तकलीफ होने वाली है इससे। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ सरकार ने इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए कि इसको कैसे कंट्रोल करे करके। आपके घर के बजट पे क्या असर हो रहा है? बजट तो डेफिनेटली असर हो ही रहा है ना। जो एक महीने में जितना पैसा लग रहा था उसके ऊपर अभी 20 से 15-20% उसका बढ़ गया है। बराबर। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है और अगर बात करें पेट्रोल डीजल की, तो आज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी साधना, देखिए जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा दिख रहा है, उसको लेकर मुंबई करों की जेब पर खासा असर पड़ने वाला। जिस तरह से 20 पैसे और 27 पैसे प्रति लीटर में बढ़ोतरी की गई है। अब मुंबई में 100 के पास बिल्कुल छूता हुआ नजर आ रहा है पेट्रोल और वही डीजल। जिस तरह से 99 रुपए और 94 पैसे पेट्रोल की कीमत, वही 95 रुपए 46 पैसे जो है डीजल की कीमत, वो कहीं कहीं मुंबई करों को जेब पर खासा असर देखने को मिलने वाला है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से कहा गया था कि अब की बार 100 के पार, ये लाइन बिल्कुल ही स्टिक बैठ रही है। और अगर मैं बात करूं कि आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो फिलहाल मुंबई में क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है? देखिए साथ में, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती है तो सबसे ज्यादा असर आम मुंबई करों को, आम जनता पर ही पड़ता है, क्योंकि आम जनता, आम मुंबई कर उसी भरोसे उनका जीविकोपार्जन होता है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से न सिर्फ गाड़ियों वाले के, बल्कि जो तमाम व्यवसायी लोग हैं उनको भी खासा असर होने वाला है, क्योंकि साग सब्जी, फल, दूध, फल फ्रूट सारी चीजें महंगी होने वाली है। और वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों बढ़ने के बाद जो ट्रांसपोर्ट है वो भी कहीं कहीं महंगा हो जाएगा, क्योंकि लगातार
ट्रांसपोर्टरों की ये मांग रहती कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई, अब उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में पूरा मिला जो अगर देखा जाए तो आम जनता, आम मुंबई कर इससे सफर करती है। बड़े लोगों को इसको असर नहीं होता, लेकिन जो आम जनता है जाहिर तौर पर इनके जेबों पर काफी असर होने वाला है। सत्यप्रकाश, तो लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में महंगाई चरम सीमा पर है और यहाँ अगर बात करें तो 100 रुपए के पार प्रति लीटर ये रेट पहुंच गया है। और अगर मैं आपसे अगर जानना चाहती हूँ, आम आदमी से आपकी बात हुई होगी, फिलहाल उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, आम आदमी यही चाहता है कि सरकार इस पर दखल दे, सरकार इसमें रियायत दे, लेकिन सरकार कभी भी देखा नहीं गया कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर किसी तरह का कोई वक्तव्य दे या किसी तरह का कोई कारण बताए कि आखिर क्यों इस तरह से लगातार चीजें बढ़ रही है। जिस तरह से आम मुंबई कर पिछले 1 साल से लॉकडाउन में फंसे हुए थे, लॉकडाउन में स्थिति आर्थिक जो पूरी तरह से लोगों को टूट चुकी है, उसके बावजूद लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो इजाफा है वो कहीं न कहीं आम मुंबई करों के लिए, आम जनता के लिए बेहद दुखद और बेहद जो है निराशाजनक है। हालांकि सरकारों को इस पर आगे आकर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, लेकिन आम जनता का कहना है कि सरकार बिल्कुल लापरवाह है। सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए आम जनता से रूबरू होती है, उसके बाद गायब हो जाती है। सत्यप्रकाश, आपने सही कहा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से सरकार बिल्कुल लापरवाह होती दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस मरीजों पर हमलावर हो गया है और ऐसे में अगर शुक्रवार को बात करें तो हरियाणा में 133 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक ही दिन में बात करें तो ब्लैक फंगस के 18 मरीजों की इस दौरान मौत हुई है और कुल केसों की संख्या बढ़कर 756 तक पहुंच गई है और इनमें से 648 मरीजों का अलग अलग मेडिकल कॉलेज में इलाज भी चल रहा है और जबकि अब तक 58 मरीज ठीक हो चुके हैं। और यहाँ विभाग के अनुसार गुरुवार को ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या 32 थी, जबकि कुल केस 623 थे और कुल मृतकों की संख्या 50 हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि हरियाणा में कोरोना वैक्सीन और ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की भारी कमी है और ऐसे में सरकार ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 66 लाख कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, जिसका 5वां हिस्सा भी हरियाणा को मिला है। उधर सरकार ने वैक्सीन और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी को पूरा करने के लिए वैश्विक निविदा जारी की है और यहाँ निविदा कोरोना वैक्सीन 1 करोड़ खुराक और ब्लैक फंगस के 15,000 इंजेक्शन के लिए जारी की गई है। जो कि पिछले करीब एक महीने से भी ज़्यादा हो गया है, कोरोना से पीड़ित थी और स्टेरॉइड्स हुआ, स्टेरॉइड्स दिए गए, कुछ टैबलेट्स दिए गई। अब कारण वो है या कुछ और कारण, उनको बन गया ब्लैक फंगस, जो कि 13 मई को डायग्नोज हुआ था। 13 मई से लेकर आज तक सोशल मीडिया के थ्रू भी हर तरीके से मैंने ऊपर तक जोर लगा लिया, तब कहीं जाकर मुझे सिर्फ 4 इंजेक्शन मिले लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। अगर ये इंजेक्शन टाइम पर लगने स्टार्ट हो जाए तो कम से कम जैसे मेरी मम्मी की एक आंख निकाल दी गई है। मेट्रो हॉस्पिटल सेक्टर 16 फरीदाबाद, क्योंकि कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया है, गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलेंगे। हॉस्पिटल डेली मेल कर रहा है डिपार्टमेंट को, डेली मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं उसके, मैं वही निकाल रहा था, वही डेली भेज रहा है। 7 दिन से कंटिन्यू इंजेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ डॉक्टर कहता है 6 इंजेक्शन मुझे डेली चाहिए वेट के हिसाब से, 7 दिन में सिर्फ 4 इंजेक्शन। दस्तक दे दी है, एक तरफ कोरोना महामारी है और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ एक दिन की बात करें तो एक दिन में 18 की मौत हुई है और यहाँ 133 नए पीड़ित मिले हैं। तो ये महिला की जो तस्वीर है, ये बताया जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस से पीड़ित थी। तो यहाँ इसके बेटे ने भी सरकार से गुहार लगाई है क्योंकि इन्हें ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें इंजेक्शन की ये गुहार लगाई गई है। इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से भी गुहार लगाई है कि मेरी मां फिलहाल ब्लैक फंगस से पीड़ित है तो उन्हें ब्लैक फंगस के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाए। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में एक तरफ तो कोरोना वायरस है और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस ने अपनी दस्तक दे दी है। तो यहाँ एक तरफ तो महामारी घोषित भी कर दी गई है और कई राज्यों के सूबे में अगर बात करें तो काफी ज्यादा मुख्यमंत्रियों ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। तो यहाँ फिलहाल सावधानी बरतने की जरूरत है।
कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस मरीजों पर हमलावर हो गया है। और शुक्रवार की बात करें तो हरियाणा में 133 नए केस सामने आए और जबकि एक ही दिन में ब्लैक फंगस के 18 मरीजों की मौत हुई है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में जहरीली शराब मामले में मध्य रात्रि के बाद तक मौतों का सिलसिला यूं ही जारी रहा और रात 3 बजे तक मृतक की संख्या 28 पहुंच गई थी, जिसका आधिकारिक अपडेट जारी कर दिया गया था। शासन को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी गई और यहां अधिकांश शवों के पोस्टमार्टम भी हो चुके थे, जबकि कुछ सुबह तक पोस्टमार्टम की कतार में लगे थे। वहीं 1 दर्जन घायल जिला अस्पताल और जेएन मेडिकल में अभी इलाज पा रहे हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। और लापरवाही के आरोप की बात करें तो यहां सरकार ने जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा, आबकारी निरीक्षक राजेश यादव, प्रधान सिपाही अशोक कुमार, निरीक्षक चंद्र प्रकाश यादव, सिपाही रामराज राणा को निलंबित कर दिया है। तो यहां पुलिस ने 3 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं और ऐसे में शराब तस्करी रैकेट में आरोपी अनिल चौधरी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहां 2 मुख्य आरोपी फरार हैं, जिन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। के पास एक ठेका है गैस प्लांट के सामने, वहाँ से कुछ 2 ड्राइवर और गांव के 3 लोग के शराब पीने से, ठेके से जो खरीद के लाए उसके पीने से मरने की खबर है। यहाँ अंडला हम लोग आए हुए हैं। अंडला में भी एक आदमी की डेथ है और उसकी भी पुष्टि नहीं है कि वो शराब पीने से है। बाकी 3 डेथ इनके यहाँ कल परसों में हुई हैं, उसको इससे जोड़ा जा रहा है। उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। बाद में एक गांव और है, वहाँ भी एक आदमी की है। तो जहाँ जहाँ है हमारे मजिस्ट्रेट मौजूद है, आबकारी की टीम लगी हुई है। दोनों दुकानें सील कर दी हैं। उनका जो गोदाम है वो सील कर दिया गया है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है और फिर परीक्षण में अगर पुष्टि होती है तो उसी हिसाब। तो यहाँ अलीगढ़ में शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में बताया जा रहा है कि मृतक की संख्या 28 पहुंच गई है और यहाँ इस तस्करी रैकेट में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी यहाँ तस्करी के काम में बाज नहीं आ रहे। तो आरोपी पर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया गया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि मध्य रात्रि के बाद मौतों का सिलसिला जारी रहा। तो यहाँ 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं और इस मामले की बात करें तो ये यूपी के अलीगढ़ का पूरा मामला है, जहाँ जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हुई है और फिलहाल कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। और यहाँ लापरवाही के आरोप में सरकार ने जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा, आबकारी निरीक्षक राजेश यादव, प्रधान सिपाही अशोक कुमार को निलंबित कर दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनुज कुमार जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से अलीगढ़ से सामने आया है मामला, तो यहाँ शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल अगर बात करें आधिकारिक अपडेट की, तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? पहुंच पा रही है आधिकारिक अपडेट जो आ रही है वो इसमें से कि आबकारी अधिकारी ने फिलहाल तो 4 जो वहाँ के जो जिला आबकारी अधिकारी को उनको सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी जो भी 4 आरोपी को गिरफ्तार कर बाकी 2 आरोपियों की तलाश जुटी हुई है और बाकी इन 2 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए के इनाम घोषित किए गए हैं। और जो मृतक परिजन है उनको आर्थिक पैकेज देने के लिए जो राज्य सरकार ने घोषणा की वो भी उनको मुहैया कराई जाएगी। हालांकि इस तरह के जो भी कृत्य पाए गए हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हेतु उनको पर एनएसए और उनकी संपत्ति जब्त, मतलब उनकी संपत्ति को नीलाम किया जाए, क्योंकि संपत्ति की जो नीलामी है उत्तर प्रदेश में बीते दिनों जो हिंसा हुई थी तो उनपे जो आरोपी थे, जो उग्र आरोपी जिनके नाम आए थे, तो ये उनकी संपत्ति को जब्त करके नीलाम करके राजस्व की जो वसूली का जो ट्रेंड था उत्तर प्रदेश सरकार का वो लगातार दूसरे स्टेट के राज्य सरकार ने भी अपनाया है। तो ये एक कड़ा मैसेज दिया जाएगा कि अगर इस तरह की जो भी जहरीली शराब कांड है, जो भी व्यक्ति मरते हैं या कोई भी बड़ा कांड और या कुछ ऐसी घटना घटती है तो उनकी संपत्ति को जब्त कर की जाएगी और एनएसए के थ्रू उनकी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी ओर अभी और इसके ऊपर जांच की जा रही है, इनके तार कहाँ तक जुड़े थे और कितने और जगहों पर इस तरह के अवैध देशी शराब का ये धंधा चल रहा था और ये कितना फल फूल रहा है इसकी की जा रही और किन किन जिलों में, मतलब अब इसके तार किन किन जिलों में है, इनके पीछे किनका संरक्षण है और किन लोगों का
मेन होने से फल फूल रहा है। इन तमाम तरह की ब्यौरा तैयार कर रही है जी अनुज, बिल्कुल है, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। और अगर बात करें तो इसमें 28 लोगों की मौत हो गई है, और अगर यहाँ घायल कुछ बताए जा रहे हैं कि कुछ लोगों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिनकी हालत नाजुक है उनको किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है? तो वहीं अलीगढ़ के जिला अस्पताल JN हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और जो उपचार की सारी व्यवस्था की जा रही है। हालांकि अब तक उनके गंभीर हालत हुई है तो उनका कारण नहीं पता चल रहा, क्योंकि उसकी जांच के बाद कारण पता चलेगा आखिर वो किन परिस्थितियों में उनका मतलब वो घायल हुए हैं। तो इन तमाम पहलू को देखा जा रहा है। जांच होने के बाद ही जांच के आधार पर वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल फरार हैं और बाकी आरोपियों की तलाश है और 28 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी आंकड़ा बढ़ने की भी संभावना है कि जो भर्ती हैं तो वो भी शायद उनमें भी कुछ लोगों के डेथ होने की संभावना बढ़ जाए, तो शायद ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और आगे की और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जी अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, और इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक बड़ा हादसा होने की खबर सामने आई है। तो यहां उल्हासनगर इलाके में एक आवासीय बिल्डिंग के स्लैब गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है और जबकि 3 से 4 लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की गई है। तो यहां बताया जा रहा है कि ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बयान जारी कर कहा गया है कि फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बड़ा स्लैब 5वें फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर गिरा था। इमारत का नाम साई सिद्धि है, जो उल्हासनगर के नेहरू चौक पर स्थित है। ये घटना रात 9:30 बजे के करीब की बताई गई है। गौरतलब है कि इस इमारत में 29 परिवार रहते थे और अब तक मलबे में 7 लोगों को निकाला जा चुका है। उधर मुंबई की चारकोप पुलिस ने एक बिल्डर और उसके बेटे के खिलाफ हॉस्पिटल के कैशियर को बिल मांगने पर रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने का मामला दर्ज किया है। तो यहां बताया जा रहा है कि आरोपी बिल्डर और उसके बेटे ने अपनी मां का कोरोना के इलाज के लिए भर्ती कराया था। तो यहाँ जो मामला सामने आया है उसमें क्या है कि दुर्भाग्यवश 25 मई को उनकी मौत हो गई थी। मौत की खबर सुनने के बाद वो मृतका को लेने हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन कैशियर मृत मां से मिलने के बाद हॉस्पिटल का बकाया 1.5 लाख का बिल चुकता करने को कहा गया, जिससे गुस्सा कर मृतक के बेटे ने महिला नर्स, डॉक्टर और वार्ड बॉय के साथ जमकर मारपीट की। अपने आपा खोया और बेटे सहित इस हॉस्पिटल में रहे तमाम मौजूद लोगों के ऊपर हमला कर दिया। इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ उपस्थित है सर, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ सिनारियो उस वक्त हुआ था जब वो बिल्डर, जो सो कॉल बिल्डर, वो आया था? मैं डॉक्टर रवि पांडे चौहान हॉस्पिटल में ICU में एडमिन हूँ। पेशेंट हमारी पेशेंट करीब 18 दिन एडमिट थी हमारे पास, और जब क्रिटिकल हुई तो रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया गया कि आपकी पेशेंट थोड़ा सा सीरियस है, आप आ जाइए। वो आए और करीब 9:10 पर हमने डेथ डिक्लेयर की पेशेंट की। पेशेंट की डेथ डिक्लेयर होने के करीब आधे पौने घंटे के बाद में वो रिसेप्शन पर आए और उन्होंने आगे की फॉर्मेलिटीज़ क्या है पूछी। जब रिसेप्शन और बिलिंग स्टाफ द्वारा उनको बिल दिया गया, हॉस्पिटल और मेडिसिन बिल जब उनको रात को करीब 10 बजे बिल दिया गया, तो गाली गलौज करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे। स्टाफ द्वारा रोका गया उनको। तो बिलिंग और रिसेप्शन का जो स्टाफ है वो 3 लोगों ने मिलकर उसे
गिराकर मारा, हाथों से पैरों से गिराकर मारा। जब हमारी दूसरी स्टाफ ने रोकने की कोशिश की तो वो लड़की है, औरत है, उसकी कुछ उनको शर्म और लाज हया नहीं थी। उन्होंने उसे धक्का मार दिया, उसे रिवॉल्वर दिखा रहे हैं कि हम आप सबको ठोक देंगे। आप हॉस्पिटल में आए हैं, रिवॉल्वर आपको आपकी जान की सुरक्षा के लिए दी गई है। हॉस्पिटल में तो कोई आपको मारेगा नहीं, हॉस्पिटल में रिवॉल्वर क्यों लेकर आ रहे हो? आ रहे हैं तो स्टाफ को क्यों दिखा रहे हैं? तो मुंबई पुलिस द्वारा क्या कुछ मदद किया गया? मुंबई पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया इन सारी चीजों को, पुलिस आई। पुलिस ने उन घनश्याम पताड़िया और निकुंज पताड़िया, उन दोनों को लेकर वो चार को पुलिस स्टेशन गए। जब हम गए तो पुलिस ने FIR नोट की और आगे की प्रोसीडिंग्स अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेट्स सी, लेट्स होप द बेस्ट। पर ये वही सिनारियो है जिस वक्त जो है घनश्याम पतोड़िया नामक कथित बिल्डर मौजूद था, उसके हाथ में रिवॉल्वर था और लगातार यहाँ के रिसेप्शन में मौजूद डॉक्टर नर्स की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहा था। हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव में जो है चारकोल पुलिस स्टेशन को संपर्क किया गया, मामला भी दर्ज कर दिया गया, लेकिन अब तक गिरफ्तारी हुई है या नहीं इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि शायद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल हॉस्पिटल प्रशासन की ये मांग है कि जो कथित बिल्डर है उसका लाइसेंस रद्द करते हुए तत्काल प्रभाव में उसकी गिरफ्तारी की जाए और उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं पत्रकार सोनी, NB न्यूज, मुंबई। उधर हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में फतेहाबाद के रतिया इलाके में अपने साथी रेहड़ी चालक की पिटाई से गुस्साई रेहड़ी चालक वालों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि रेहड़ी चालकों ने सड़क पर जाम लगाया और वहीं अपने साथी रेहड़ी चालक की पिटाई करने वाले पुलिस कर्मचारियों के साथ हाथापाई भी की। और इसके बाद मामले की सूचना पाकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट आनंद प्रकाश और शहर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि रेहड़ी चालकों को समझाया गया इस दौरान और यहां रेहड़ी चालकों का साफ तौर पर कहना है कि 2 पुलिस कर्मचारियों ने उनके साथी के साथ मारपीट की और उन्हें काफी बुरी तरह से पीटा गया। वहीं इस मामले में शहर थाना प्रभारी ने दोनों पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी PCR से हटाने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद रेहड़ी चालक मान गए हैं। उन्होंने जाम भी खोल दिया था। नौजवान सभा ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਪਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੁੱਟੋ ਨਾ ਕੁੱਟਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਨੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਲੀਲ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਜੀਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੱਲਾ ਜੀਤ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕੱਲਾ ਜੀਤ मैं देखा नहीं, सुनने में ऐसे आया है, बाकी उनसे भी देख लेंगे हम। अगर मारपीट करेंगे जो भी कार्रवाई करेंगे हम करेंगे। उनकी ड्यूटी जो PCR से उनकी मांग थी वो हमने मान ली, वो PCR पे नहीं आएगा यहाँ। बाकी लॉकडाउन का है, उसमें इनको भी समझना चाहिए, पब्लिक को भी समझना चाहिए। मजबूर है हम, इतनी बीमारी चल रही है तो उनके लिए भी हम करते फिर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ जांच कर रहे हैं। बिल्कुल पुलिस बिल्कुल उनके साथ सेव कर रही है। हम पुलिस भी मैंने देखा है हाथ जोड़ते हुए बेचारे को, उनको कहते हैं कि आप हमें भी ड्यूटी करने दो। इस तरह भी काम होते हैं, ऐसे नहीं पुलिस कार्रवाई करे, हाथ भी जोड़ते हुए देखे मैंने इनके। उधर यूपी के बुलंदशहर में मामूली कहासुनी से 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। तो यहां घटना में मामूली कहासुनी के कारण दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और इस घटना में दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जानलेवा हमला हुआ है गांव जैतपुर में। मेरे ही गांव के कुछ दबंग लोगों ने मुझे और मेरे परिवार पर रॉड से, धारदार हथियार से हमला किया गया है। जहां अभी मैं चौकी आया हूं और थाना ककोड़ आ चुका हूं। मेरी हालत इतनी क्रिटिकल है कि बहुत ज़्यादा, और इन लोगों ने सारे परिवार के साथ मेरे ऊपर, मेरे घर को घेर कर हमला किया था। और आप देख सकते हैं मेरी हालत इस समय, मेरी हालत क्या है, और खूनों में लथपथ हूँ। और अभी थाने आया हूँ और मेरी यही प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली कोरोना वायरस महामारी के इस्तेमाल में आने वाले सामानों, दवाइयों और वैक्सीन पर फिलहाल GST लगती रहेगी। तो यहाँ इस मुद्दे पर कल हुई GST काउंसिल की बैठक में जो नतीजा रहा वो बिल्कुल ही बेनतीजा रहा और इस मसले पर चर्चा के लिए एक मंत्री समूह यानी कि GOM का गठन किया गया, जिसे 8 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। आपको बता दें, काउंसिल की बैठक में कोरोना के इलाज से जुड़े सामानों और वैक्सीन पर GST दरें कम करने को लेकर यहाँ विस्तृत चर्चा हुई और कई राज्यों में इसमें कमी किए जाने से लेकर इसे GST मुक्त
किए जाने तक की मांग की गई। इनमें ज्यादातर गैर बीजेपी शासित राज्यों के वित्त मंत्री थे। हालांकि बैठक में ये मामला उठा कि जीएसटी दरें कम करने या फिर बिल्कुल खत्म करने के फैसले से आम लोगों को फायदा होगा या इस छूट का फायदा केवल अस्पतालों को ही मिलेगा। ऐसे में किसी पर सहमति पर पहुंचने के बाद एक मंत्री समूह बनाया गया जो 8 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद काउंसिल कोई अंतिम फैसला तय करेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की ओर से तैयार की गई कोरोना रोधी दवा 2DZ की कीमत फिक्स कर दी गई है और इस दवा के एक पाउच की कीमत 990 रुपए रखी गई है। आपको बता दें कि दवा को लेकर दावा किया जा रहा था कि इसके उपयोग से कोरोना मरीजों के ऑक्सीजन लेवल में सुधार देखने को मिलता है और यहाँ सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकारों को ये दवा कम कीमतों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार की कोशिश है कि इस दवा के ज्यादा से ज्यादा डोज तैयार किए जाएं, जिससे कि कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद मिले। बता दें आपको कि डीआरडीओ ने कोरोना की दूसरी लहर में तेजी के बीच इस दवा को लॉन्च किया और यहाँ डीआरडीओ की ओर से तैयार इस दवा को कोरोना के साथ जारी जंग के बीच एक नए हथियार के रूप में देखा जा रहा है। और ऐसे में आपको बताते चले कि इस दवा की पहली खेप कुछ दिन पहले ही जारी कर दी गई थी। दवा की लॉन्चिंग के समय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस मौके पर मौजूद रहे थे। और एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि 29 मई शनिवार से 31 मई सोमवार तक विभिन्न जनपदों में बारिश होगी और उत्तराखंड मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने यहां ये बताया है कि बारिश का जो पूर्वानुमान लगाया गया है उसके अनुसार 29 को अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली चमकने के आसार जताए जा रहे हैं। ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। रविवार यानी कि 30 मई को टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकेगी और अगर 31 मई की बात करें तो यहां देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की फुहारें पड़ सकती हैं। तो यहाँ मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जारी किया है। बताया जा रहा है कि जनता से सावधान रहने की काफी ज्यादा अपील की जा रही है। कोरोना संक्रमण काल में बनारस की हवा एक बार फिर से साफ हुई है। विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शुमार बनारस की हवा शुक्रवार को पूरे देश में सबसे साफ रही। बताया जा रहा है कि बनारस का एयर क्वालिटी इंडेक्स 28 पहुंच गया है और ऐसे में पर्यावरणविदों और चिकित्सकों ने भी राहत की सांस ली है। शुक्रवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बनारस का AQI 28 दर्ज किया गया और इसमें से PM 2.5 की अधिकतम मात्रा 15, औसत 9 और न्यूनतम 2 रही और अब PM 10 की अधिकतम मात्रा 29 और औसत 14 और न्यूनतम 6 रही। तो आपको बता दें कि सल्फर डाइऑक्साइड अधिकतम मात्रा 31 और न्यूनतम 23। ओजोन की बात करें तो यहाँ ओजोन की अधिकतम मात्रा 9 और न्यूनतम 4 रही। यहाँ एयर की ओर से भी जारी आंकड़े सामने आए हैं, जहां ये सामने आया है कि नाटी इमली का IQI 102, लंका का 71 और अर्दली बाजार का 27 दर्ज किया गया है। और अब अगर बनारस के अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का AQI 121, लखनऊ का AQI 59, गुवाहाटी का 52 और इंदौर का 91। और अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता का 54 बताया जा रहा है और लुधियाना में 95, कानपुर का 35, नोएडा का 110, पटना का 44 और पुडुचेरी का 61 और सिलीगुड़ी की बात करें तो 29 दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।